जय हिंद दोस्तों, संजीव ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का सुपर सीरीज का पार्ट 4 वीडियो देख रहे हैं। 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इस सुपर सीरीज के माध्यम से टोटल हम 10,000 प्रश्नों को कवरअप करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। पहला पॉइंट है प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरा पॉइंट है यहाँ प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, तीसरा है चुप रहने का स्वतंत्रता और 4 नंबर है हड़ताल का अधिकार। जल्दी से बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है जो कि 19 के ए में वर्णन किया गया है और इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन और विरोध का अधिकार और चुप रहने का अधिकार स्वतंत्रता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 50 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है, भारत की संसद निम्न में से किस से मिलकर बनती है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत की जो संसद होती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है, संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 4 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है। पहला पॉइंट है प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और दूसरा पॉइंट है प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी प्रस्तावना जो है संविधान का एक भाग है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर जो दिया गया प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता, जो कि गलत है। इस प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। 6 प्रश्न है कि देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किस के संबंध में कहा गया है। मूल अधिकार के, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, ए और बी दोनों। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए, संविधान में मूल अधिकार के बारे में वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है और ये भाग 3 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में वर्णन ये संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है और ये भाग 4 में है। अब मूल कर्तव्य है जो कि संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में है और यह भाग 4 के ए में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 7 प्रश्न है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, आर्थिक और सामाजिक परिषद, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 44वें संविधान संशोधन, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 1978 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है
इमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? अग्नाशय, जठर, रस और अमाशय, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इमाइलेज का जो एंजाइम है ये किसके द्वारा स्राव की जाती है? तो अग्नाशय के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कॉर्टेक्स और मेडुला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? थाइमस ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्रंथि से, अग्नाशय से और लीवर से। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं अग्नाशय से, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो फिलिप्स वक्र है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति की कमी हो जाती है, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि, करों में कमी, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति को प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला पॉइंट यहाँ पर है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया। 2वां पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल से मार्च होता है। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इनमें से कोई कथन सही नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ और भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से लेकर 30 जून के बीच का होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। न तो 1 सही है न ही 2 सही है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा व्यापक मुद्रा कहलाती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं M3, बिल्कुल ही सही जवाब है। 18वां प्रश्न RBI का लेखा वर्ष होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए जल्दी से। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो RBI का लेखा वर्ष 1 जुलाई से लेकर 30 जून के बीच का होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 19वां प्रश्न है कि भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? पर्वत को, पठार को, मैदान को, महासागर को, देश और राज्यों की सीमाओं को। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी पर्वत को, पठार को, मैदान को और महासागर को, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर जो कोडरमा चांदी के साथ दिया है जो कि गलत है, बाकी सब सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 21वां प्रश्न कि पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पूर्ण गरीबी का अर्थ होता है पूर्णतः गरीब लोग की संख्या के रूप में गरीबी। पूर्णतः गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी, उसको पूर्ण गरीबी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने, भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? अहमदाबाद, लखनऊ, उदयपुर, हैदराबाद। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं लखनऊ बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और इस सेशन का अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 23वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है, यानी चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं स्विट्जरलैंड बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है, यानी हिमालय के उस पार से निकलती है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
यानी सिंधु भी निकलती है, सतलज भी निकलती है और ब्रह्मपुत्र भी, सभी के सभी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बी के साथ जा रहे अटलांटिक महासागर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो ब्राज़ील से। ब्राज़ील से कौन सा रेखा गुजरती है, जल्दी से कमेंट कीजिए। विषुवत रेखा, मकर रेखा, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील से कौन सी रेखा गुजरती है, जल्दी से कमेंट कीजिए। 27वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मिजोरम, बिल्कुल ही सही जवाब है। बाकी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं स्वच्छ आसमान, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का काउंसिल में से कौन एक सदस्य नहीं था। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वेंसी टार्ट, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सर सैयद अहमद खान, बिल्कुल ही सही जवाब है। 31वां प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडिया टुडे, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे। जल्दी से बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं कृष्णदेव राय, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर अष्टप्रधान की बात की जाए तो शिवाजी के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, बिल्कुल ही सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। पानीपत की प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा की युद्ध। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं खानवा का युद्ध बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था बाबर तथा राणा सांगा के बीच में, जिसमें कि बाबर का विजय हुआ था। और इस युद्ध के विजय के उपरांत ही गाजी का उपाधि धारण की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच में, और इस युद्ध के उपरांत ही मुगल वंश का स्थापना हुआ था। चंदेरी के युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था, और यहाँ पर घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि पूरा पाषाण युग के प्राप्त उपकरणों पर विचार कीजिए। भेदक, खुरचनी, हाथ की कुल्हाड़ी और ब्लेड। उपयुक्त में से कौन से उपकरण मध्य पूरा पाषाण काल के हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी भेदक, खुरचनी और हाथ की कुल्हाड़ी, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने, भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं संसदीय कानून के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर
37वां प्रश्न है कि लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? भगत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी और जॉन लॉरेंस। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, जॉन लॉरेंस, बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु अर्जुन देव और गुरु हरगोबिंद। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, गुरु हरगोबिंद, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो शंकरन नायर ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 41वां प्रश्न के प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो लॉर्ड लीटन के समय में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 42वां प्रश्न कि शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? शक्ति का विमीय सूत्र होता है mL/2T इन्वर्स 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? बैगनी तथा नारंगी, पीला और बैगनी, नीला लाल और लाल और बैगनी। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नीला तथा लाल। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि गन मेटल किसका मिश्र धातु है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 45वां प्रश्न है, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? हाइड्रोजन, निकेल, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, निकेल, बिल्कुल ही सही जवाब है। 46वां प्रश्न है कि नेत्रदान में कौन सा भाग दान में दिया जाता है? रेटिना को, पुतली को, कॉर्निया को, उपयुक्त सभी को। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नेत्रदान में कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो कॉर्निया को दिया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 47 नंबर, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ताप के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, जो कि गलत है। बाकी यहाँ पर तीनों जो पॉइंट है ए, बी और डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो रेक्टिफायर कहते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 49वां प्रश्न है आपके सामने, एक तरफ है एंजाइम और दूसरे तरफ वो किसका पाचन करता है, उसका मिलान करना है। तो जल्दी से मिलान कीजिए। यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। लाइपेज किसका पाचन करता है? तो ये वासा का पाचन करता है। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो लाइपेज किसका पाचन करता है? तो ये वासा विघटन एंजाइम है। और ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? तो ट्रिप्सिन है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज किसका पाचन करता है? तो इमाइलेज है जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और एरिप्सिन है जो कि पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार से ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। इस सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।